हेलो दोस्तों, ए टू डिजिटल स्टडी में आपका स्वागत है। जैसा कि हमने आपसे पहले बोला था कि हम आपके लिए जीके एंड जीएस का मॉक टेस्ट लेकर आने वाले हैं, ठीक है। तो आज हम जीके एंड जीएस का मॉक टेस्ट सीरीज 1 शुरू करेंगे, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है हमारा, इन विच शेड्यूल आर द ऑफिशियल लैंग्वेज मेंटेनेड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी भारतीय संविधान में राज्य भाषाएं किस अनुसूची में वर्णित है, ठीक है। भारतीय संविधान में जो राज्य भाषा है वो किस अनुसूची में वर्णित है। ऑप्शन है हमारा ए शेड्यूल 5, है ना, शेड्यूल 6, 7, 8। तो इनमें से आप बताइए कि किस अनुसूची में हमारी राज्य भाषा वर्णित है, ठीक है। तो ऑप्शन है हमारा सही जो है ऑप्शन नंबर डी, है ना, यानी अनुसूची 8। अनुसूची 8 में राजभाषाओं का वर्णन किया गया है। और इसमें कुल कितनी भाषाएं का वर्णन है? अनुसूची 8 में कुल कितनी भाषाओं का वर्णन है? तो कुल 22 भाषा है, ठीक है। कुल भाषाओं की संख्या जो है वो है 22। जब शुरू 8वीं अनुसूची बनी थी पहली बार, तो इसमें कुल भाषाओं की संख्या जो थी वो थी 14। लेकिन 2003 में क्या किया गया, इसमें संथाली नहीं, सबसे पहले जोड़ा गया था इसमें मैथिली, है ना। सबसे पहले मैथिली, मैथिली के बाद जोड़ा गया था आपका डोगरी, डोगरी के बाद जोड़ा गया था बोडो, है ना, और उसके बाद जोड़ा गया था संथाली, ठीक है। तो इस प्रकार से और भी अन्य भाषाएं जोड़ा गया, है ना। और धीरे धीरे आगे चल के यहाँ पे 8वीं अनुसूची में कुल भाषाओं की संख्या जो हो गई वो हो गई 22। तो आपका क्वेश्चन ये पूछता है कि 8वीं अनुसूची में कुल भाषाओं की संख्या कितनी है? तो है 22। या फिर भारतीय संविधान के किस अनुसूची में भाषाओं का वर्णन किया गया है? तो अनुसूची 8, ठीक है। तो यहां से आपका क्वेश्चन क्लियर हुआ और इससे जो प्रश्न बनने वाले थे वो भी बनाए हमने, है ना। जैसे एक क्वेश्चन ये हुआ और एक क्वेश्चन ये, कितनी भाषाओं का वर्णन है? तो 22 भाषा, ठीक है। और किस अनुसूची में? 8वीं अनुसूची में। तो चलते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। विच इज द मेन रीजनल लैंग्वेज इन अरुणाचल प्रदेश, यानी अरुणाचल प्रदेश की मुख्य क्षेत्रीय भाषा कौन सी है? तो ऑप्शन है हमारा ए असमिया, बी है बोडो, सी है इंग्लिश और डी है अंग्रेजी। आप बताइए कि अरुणाचल प्रदेश की मुख्य कार्यकारी यानी मुख्य क्षेत्रीय भाषा जो है वो कौन सी है? तो है ऑप्शन नंबर सी, यानी अंग्रेजी। अरुणाचल प्रदेश की मुख्य क्षेत्रीय भाषा जो है वो है अंग्रेजी। अब देख लेते हैं यहाँ पे और एक, कि अरुणाचल प्रदेश के अलावा और किस किस जगह पे और किन राज्यों के, है ना, मुख्य क्षेत्रीय भाषा जो है वो है इंग्लिश। तो देख लेते हैं। तो पहला है मेघालय। मेघालय का जो मुख्य क्षेत्रीय भाषा यानी क्षेत्रीय भाषा जो है वो भी है अंग्रेजी यानी इंग्लिश। अब इसके इसके बाद अरुणाचल प्रदेश तो वहीं गया। अब इसके बाद है नागालैंड। नागालैंड यानी नागालैंड की भी मुख्य कार्यकारी भाषा जो है वो है, यानी मुख्य क्षेत्रीय भाषा वो है अंग्रेजी। ये आपका क्वेश्चन पूछता है ज्यादातर कि नागालैंड की राजकीय भाषा क्या है? तो हमारा क्या है? इंग्लिश, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश की भी हो गई इंग्लिश और इसके अलावा मेघालय की भी मुख्य क्षेत्रीय भाषा वो है इंग्लिश। तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। अगला क्वेश्चन है हमारा, इन द 1896 सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस इन नोटेड फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग, यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1896 का अधिवेशन निम्नलिखित में से किसके लिए विख्यात है? मतलब किस कारण से विख्यात है कि 1896 में क्या हुआ था, मतलब 1896 में ऐसी कौन सी घटना हुई थी जिससे वजह से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस विख्यात हो गया? तो ऑप्शन है हमारा ए नेशनल एंथम वाज सॉन्ग्स फॉर द फर्स्ट टाइम, यानी पहली बार राष्ट्रीय गान गाया गया, पहली बार राष्ट्रीय गीत गाई गई और पहली बार तिरंगा फहराया गया। और इनमें से कोई नहीं, यानी इन चारों ऑप्शन में से आप बताइए कि 1896 में कौन सी घटना हुई थी जिसकी वजह से ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस विख्यात है, ठीक है। तो हमारा आंसर कौन सा होगा इसका? अगर आपको कहीं से कोई दिक्कत हो रहा है तो आप कमेंट में आकर के पूछ सकते हैं, ठीक है। तो देखिए
1896 का जो घटना है, यानी 1896 का जो अधिवेशन है ना, कांग्रेस अधिवेशन, ये किस लिए विख्यात है? तो ये विख्यात है क्यों? क्योंकि यहाँ पे पहली बार भारत में पहली बार राष्ट्रीय गीत गाया गया था। ठीक है, भारत में पहली बार क्या किया गया? राष्ट्रीय गीत गाया गया 1896 के अधिवेशन में, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के। एक बात और आता है, और राष्ट्रगान कब गाया गया था? तो वो था हमारा 1911 में, राष्ट्रगान 1911, और वंदे मातरम यानी भारतीय राष्ट्रीय 1896 का जो अधिवेशन था उसमें गाया गया था राष्ट्रीय गीत। अब एक बात और जान लेते हैं कि हमारा राष्ट्रीय गीत क्या है। हमारा राष्ट्रीय गीत जो है वो है वंदे मातरम, है ना, वंदे मातरम। ठीक है, इसको किसने लिखा? इसको कहां से लिया गया? इसको लिया गया है आनंद मठ से, आनंद मठ से। और आनंद मठ किसका उपन्यास है? तो वो है बंकिम चंद्र चटर्जी, बंकिम चंद्र चटर्जी, है ना। जो राष्ट्रीय गीत है वो लिखा गया किसके द्वारा? बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा। और बंकिम चंद्र चटर्जी के किस उपन्यास से लिया गया? तो ये लिया गया हमारा आनंद मठ से। ठीक है, इसके रचयिता जो है, यानी इसको लिखा है किसने? बंकिम 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 चंद्र चटर्जी, चटर्जी। ठीक है, इन्होंने इसे लिखा, और कहां से लिखा? तो अपने उपन्यास आनंद मठ से लिखा। कब इसको प्रस्तुत किया गया? 1896 में। और राष्ट्रीय गान किसने लिखा था? रविन्द्रनाथ टैगोर ने। ठीक है, और इसको कब गाया गया? 1911 में। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यहां से आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, अगर दिक्कत होगा तो कमेंट में पूछ सकते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 4 है कि स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि किस घटना के विरोध में वापस कर दी थी? ठीक है, ऑप्शन नंबर ए है बंगाल विभाजन, ऑप्शन नंबर बी है बंगाल मतलब जालियांवाला बाग हत्याकांड, ऑप्शन नंबर सी है कि भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव की मृत्यु दंड, है ना। और उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आप बताइए इन चारों में से कौन सा आंसर जो होगा हमारा सही होगा। ठीक है, स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान रविन्द्रनाथ टैगोर ने किसके विरोध में नाइटहुड की उपाधि लौटा दी थी? वो था हमारा आंसर सही हो, आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी जालियांवाला बाग हत्याकांड के दौरान उन्होंने नाइटहुड की उपाधि लौटा दी। और ये नाइटहुड की उपाधि उन्हें कब मिली थी? कि अंग्रेजों ने 1915 में, अंग्रेजों द्वारा 1915 में उन्हें नाइटहुड की उपाधि से सम्मानित किया था, है ना। नाइटहुड की उपाधि से उन्हें सम्मानित किया था। लेकिन 1919 13 अप्रैल उसका जालियांवाला बाग हत्याकांड का एग्जैक्ट जो टाइम है वो है 13 अप्रैल 1919। 13 अप्रैल 1919 को जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, और इसी नरसंहार को देखते हुए उन्होंने क्या किया? जालियांवाला बाग हत्याकांड के दौरान नाइटहुड की उपाधि वापस कर दी, यानी उन्हें लौटा दी। ठीक है, तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। अब है अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से, यानी विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड द, है ना। अगला क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कॉल्ड द मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया एजुकेशन, है ना। निम्नलिखित में से भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? यह क्वेश्चन है हमारा कि भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए है वुड डिस्पैच, सैंडलर आयोग, भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904, रेल आयोग, है ना। रेले आयोग है, रेल आयोग नहीं है, रेले आयोग है। ठीक है, तो चलते हैं। हमारा ऑप्शन जो होगा सही होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी वुड डिस्पैच। वुड डिस्पैच इसे बोला जाता है। भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है?
तो वो है वुड डिस्पैच को। वुड डिस्पैच के बारे में थोड़ा हम जान लेते हैं, ठीक है। ये देखिए, सर चार्ल्स वुड ब्रिटिश ईस्ट ईस्ट इंडिया कंपनी के थे, है ना। इनके नियंत्रण में ये जो मैग्ना कार्टा शुरू किया गया था, ये किसके अधिनियम में शुरू किया गया था? ये चार्ल्स वुड, इनका नाम ही था चार्ल्स वुड, है ना, चार्ल्स वुड। और ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के नियंत्रण, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है इसके नियंत्रण बोर्ड के अध्यक्ष थे। ये अध्यक्ष, नियंत्रण बोर्ड के अध्यक्ष है चार्ल्स वुड। और इन्होंने क्या किया था, जब यहाँ पे डलहौजी का शासनकाल था, ठीक है, डलहौजी का शासनकाल कब था? 1854 में। डलहौजी के शासनकाल में इन्होंने एक पत्र भेजा। क्या भेजा? एक पत्र भेजा जिसमें उसने कहा था कि प्राथमिक विद्यालयों में क्या होगा? मातृभाषा को पढ़ाया जाएगा, है ना। और जो उच्च विद्यालय है उसमें अंग्रेजी शिक्षा को पढ़ाया जाएगा। प्राथमिक विद्यालय में मातृभाषा, है ना, और उच्च शिक्षा जो है यानी विश्वविद्यालय या कॉलेज, उसमें अंग्रेजी को पढ़ना अनिवार्य। इसी को हम क्या कहते हैं? भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है, यानी वुड डिस्पैच। चार्ल्स वुड के नाम पे ही वुड डिस्पैच रखा गया इसका नाम, ठीक है। अब आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि व्हाट इज द नेचर ऑफ सलाइवा, यानी लार की प्रकृति कैसी होती है? तो लार की जो प्रकृति होती है वो कैसी होती है, आप बताइए। यानी उदासीन, अम्लीय, क्षारीय या उभयधर्मी? इनमें से ऑप्शन जो होगा हमारा कौन सा सही होगा? वो होती है अम्लीय। लार की जो प्रकृति होती है वो होती है अम्लीय, यानी ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। अब देखिए, लार का जो पीएच मान होता है वो कितना होता है? लार का पीएच मान जो होता है वो होता है 6.8, ठीक है। लार की प्रकृति होगी अम्लीय और इसका पीएच मान कितना होगा? 8 होगा, ठीक है। यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगा? अगर दिक्कत होगा तो कमेंट में आकर के पूछ सकते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मोटर वाहन में पीछे का दृश्य देखने के लिए किसका प्रयोग किया, यानी किस दर्पण का प्रयोग किया? यानी विच इज यूज्ड फॉर रेयर व्यू इन मोटर व्हीकल्स, यानी मोटर वाहनों को पीछे की तरफ देखने के लिए हम किस दर्पण का, यानी किस आईना का प्रयोग करते हैं, ठीक है। ऑप्शन है हमारा ए प्लेन मिरर, कॉनकेव मिरर, कन्वेक्स मिरर और सिलेंड्रिकल मिरर, यानी समतल दर्पण, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण, ठीक है। इसमें से ऑप्शन जो होगा हमारा सही वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी उत्तल दर्पण, ठीक है। उत्तल दर्पण का प्रयोग हम कहां करते हैं? पीछे के वस्तुओं को, यानी पीछे का दृश्य देखने के लिए वाहनों में यानी जो गाड़ी होती है ना, जो व्हीकल्स होते हैं उसमें इनका प्रयोग किया जाता है। इसे हम साइड मिरर भी कहते हैं, इसे हम साइड मिरर भी कहते हैं, ठीक है। यहां से आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए कि मोटर वाहनों के पीछे का जो दृश्य होता है उसमें कौन सा दर्पण लगा होता है? तो उत्तल दर्पण, ठीक है। और उसे हम साइड मिरर के रूप में, मतलब साइड मिरर भी कहते हैं। अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है वर्धमान कप का संबंध किससे, यानी विच गेम इन रिलेटेड ऑन वर्धमान कप, रिलेटेड टू वर्धमान कप है, तो इसे क्या बोलेंगे? ऑप्शन है हमारा ए क्रिकेट, बी है फुटबॉल, सी है पोलो और डी है वेट लिफ्टिंग, यानी भारोत्तोलन जिसे बोलेंगे। इसे हम हिंदी में भारोत्तोलन भी बोलते हैं, इसे हम हिंदी में भारोत्तोलन भी बोल सकते हैं, ठीक है। भारोत्तोलन, भारोत्तोलन, इसे हम हिंदी में भारोत्तोलन बोलते हैं, ठीक है। अब बताइए वर्धमान कप का संबंध किससे? तो वर्धमान कप का जो संबंध है वह वेट लिफ्टिंग यानी भारोत्तोलन से, भारोत्तोलन से, ठीक है। अब आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 9 नंबर, विच ऑफ दिस इज फंगल डिसीज इन ह्यूमन, यानी
मनुष्य में कवक जनित रोग इनमें से कौन सा है? मनुष्य में कवक के द्वारा कौन सा रोग फैलता है? ठीक है, ऑप्शन है हमारा ए कलरा, ठीक है, और बी है ट्यूबरकुलोसिस यानी तपेदिक, और सी है प्लेग, और डी है रिंगवर्म। ठीक है, तो वह ऑप्शन क्या होगा हमारा? ऑप्शन नंबर डी सी होगा, यानी रिंगवर्म। दाद खाद खुजली ये सब इसके अंतर्गत आएंगे, या कवक से ही होते हैं ये सब। दाद खाज खुजली जितने भी रोग हैं ये सब होते हैं कवक के द्वारा, है ना। तो इसलिए इसमें क्या होगा? कवक जनित रोग जो है वो है रिंगवर्म। ठीक है, तो आगे चलते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। अब इसके बाद ये जो कलरा होता है, कलरा, तपेदिक और कलरा हो गया, तपेदिक हो गया, प्लेग हो गया, ये सब होता है जीवाणु के द्वारा, जीवाणु। लेकिन रिंगवर्म जो होगा वो होगा कवक के द्वारा। ठीक है, ऐसे अगर याद करना होगा तो ऐसे आप याद कर सकते हैं, खुजली है ना, जिसमें खुजली होगी उसमें क्या होगा? कवक होगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। द मोस्ट पावरफुल मसल्स इन फाउंड ऑफ द बॉडी, फाउंड इन द बॉडी यानी हमारे शरीर की सबसे शक्तिशाली पेशी कौन सी है? ऑप्शन है हमारा इन आर्म यानी भुजा में, इन टिक यानी जांघ में, जबड़े में, और हृदय में। सबसे मजबूत, हमारे शरीर की सबसे मजबूत हड्डी जो होती है वो कौन सी हड्डी होती है? वो होती है जबड़े की हड्डी, यानी हमारे शरीर की सबसे मजबूत हड्डी जो होगी वो है जबड़े की हड्डी। यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। आगे आगे की तरफ चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला है हु रोट द बुक, राइट द बुक गुलामगिरी, यानी गुलामगिरी नामक पुस्तक किसने लिखी? है ना, गुलामगिरी नामक पुस्तक किसने लिखी? अब बताइए, गुलामगिरी नामक पुस्तक किसने लिखा था? ऑप्शन ए हमारा ईश्वर चंद्र विद्यासागर, बी है आचार्य विनोबा भावे, और सी है ज्योतिबा फुल्ले, और डी है दादू दयाल। इसमें से हमारा आंसर जो सही होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी होगा ज्योतिबा फुल्ले, है ना। गुलामगिरी नामक पुस्तक किसने लिखा? तो ज्योतिबा फुल्ले ने लिखा। ठीक है, कोई दिक्कत? और ये कब लिखा था ज्योतिबा फुल्ले ने? लिखा था इसको 1873 में, है ना। ज्योतिबा फुल्ले ने कब लिखा? इसे 1873 ईस्वी में। ठीक है, एक और है, और ये पुस्तक जो है किस पर आधारित? ये पुस्तक अमेरिका के दास प्रथा, अमेरिका में जो दास प्रथा चल रहा था उस समय, है ना, अमेरिका के दास प्रथा पर आधारित है ना। ये जो पुस्तक है किस पर आधारित है? अमेरिका में जो दास प्रथा चल रहा था उस समय उसी पर आधारित है, और इसको कब लिखा गया था? 1873 में, है ना। और किसने लिखा था? ज्योतिबा फुले। अब आगे एक तरफ चलते हैं, अगला क्वेश्चन है हमारा 12 नंबर क्वेश्चन है, व्हेन वाज द साबरमती आश्रम इस्टेब्लिश्ड बाय महात्मा गांधी, यानी साबरमती आश्रम की स्थापना महात्मा गांधी ने कब किया? तो साबरमती का जो स्थापना है वो महात्मा गांधी ने कब किया? ऑप्शन नंबर ए हमारा 1910 में, 1912 में, 1915 में, 1918 में। तो आप बताइए इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, है ना, 1915 में। साबरमती आश्रम का स्थापना जो हुआ था किसने किया था? महात्मा गांधी ने। और कब किया था? 1815। ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि साबरमती आश्रम का स्थापना किसने किया? वो किया था महात्मा गांधी, और कब किया? 1915 में। यहां से आपको दो क्वेश्चन बना। अब आगे भी जो क्वेश्चन बनेगा वो भी हम आपको बता देते हैं। ये जो साबरमती आश्रम है, ये साबरमती आश्रम है कहाँ? है ना, साबरमती आश्रम जो है वो है अहमदाबाद में, अहमदाबाद में। ठीक है, और अहमदाबाद में इसके बाद एक और है कि ये किस नदी के किनारे है? साबरमती आश्रम किस नदी के किनारे? ये है साबरमती नदी, उसका नाम ही है साबरमती नदी। साबरमती नदी के किनारे जो है ये आश्रम है। या फिर अहमदाबाद किस नदी किनारे स्थित है? ये क्वेश्चन पूछता है, तो वह है साबरमती। ठीक, अब आगे की तरफ चलते हैं, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा नमक उत्पादक राज्य कौन सा है?
यानी विच इज द लार्जेस्ट साल्ट प्रोड्यूसिंग स्टेट इन ऑफ इंडिया। ठीक है, मतलब भारत का सबसे बड़ा नमक उत्पादक राज्य कौन सा? ऑप्शन है हमारा ए राजस्थान, बी है गुजरात, सी है तमिलनाडु और डी है उड़ीसा। तो अब बताइए इसका आंसर जो होगा ये होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, यानी गुजरात। भारत का सबसे बड़ा नमक उत्पादक राज्य जो है वो है गुजरात है। यहां से प्रतिवर्ष 160 लाख टन 160 लाख टन नमक का उत्पादन किया जाता है, जो विश्व का सबसे बड़ा नमक के उत्पादन में अगर देखा जाए तो भारत का स्थान जो है वह है तीसरा, है ना। यहां से 160 लाख टन नमक का उत्पादन किया जाता है और भारत जो है नमक उत्पादन में इसका स्थान है तीसरा। ठीक है, कहां से किया जाएगा? गुजरात से। अब अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच रिवर इज द अलमाटी डैम लोकेटेड, यानी अलमाटी बांध किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन नंबर ए है कृष्णा रिवर, बी है कावेरी रिवर यानी कावेरी नदी और सी है तुंगभद्रा और डी है मालप्रभा। ठीक है, तो इनमें से कौन सा आंसर होगा हमारा, आप बताइए। इनमें से जो आंसर होगा वो है ऑप्शन नंबर ए। अलमाती बांध जो है किस नदी पर स्थित है? अलमाती बांध जो है वो है कृष्णा नदी पर स्थित है ना। और ये अलमाती बांध है कहां, ये भी क्वेश्चन पूछता है कि अलमाती बांध कहां है, तो ये है कर्नाटक में। कर्नाटक में अलमाती बांध स्थित। इसका निर्माण कब हुआ था? इसका निर्माण हुआ था 2005 में। ठीक है, ये तैयार हो गया था बन करके 2005 में, यानी निर्माण हुआ था। और ये अलमाती बांध है कृष्णा नदी पर। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लॉन्गेस्ट रिवर ऑरिजिनेटिंग इन इंडिया, यानी निम्नलिखित में से भारत में ही उत्पन्न होने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है? भारत में उत्पन्न होने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो ऑप्शन ए हमारा ब्रह्मपुत्र, बी है गंगा, सी है जमुना और डी है गंगोत्री। ठीक है, तो आप बताइए इसका आंसर जो होगा वह ऑप्शन नंबर बी, यानी गंगा। भारत में उत्पन्न होने वाली सबसे लंबी नदी है वो है गंगा। ये कहां से उत्पन्न होती है? ये उत्तराखंड के गंगोत्री से। ये उत्तराखंड के गंगोत्री के ग्लेशियर से उत्पन्न होगी, है ना। और गिरती कहां है? क्वेश्चन ये भी देता है कि बंगाल की गंगा नदी कहां गिरती है? तो ये बंगाल की खाड़ी में गिरती है, बंगाल खाड़ी में गिरती है। ठीक है, ये उत्पन्न होती है उत्तराखंड के गंगोत्री के ग्लेशियर से, है ना, और गिरती है बंगाल की खाड़ी में। और इसकी कुल लंबाई जो है वह है 25 किलोमीटर, है ना, यानी 2525 किलोमीटर इसकी लंबाई है गंगा नदी की। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हाउ मेनी कंट्रीज शेयर इन द टेरेस्ट्रियल बॉर्डर, यानी भारत की स्थलीय सीमा कितने देशों के साथ लगती है ना। भारत की स्थलीय सीमा जो है वो कितने देशों के साथ लगती है? तो अब बताइए भारत की स्थलीय सीमा जो है मुख्य रूप से 7 देशों के साथ लगती है ना। भारत की स्थलीय सीमा 7 देशों के साथ लगती है। कौन कौन देश के साथ लगती है? सबसे पहला है पाकिस्तान, यानी इसे हम पीओके पाकिस्तान। पाकिस्तान हो गया पाकिस्तान। और दूसरा में क्या होगा? बांग्लादेश। और तीसरा में हो गया चीन। और 3 नंबर में हो गया नेपाल। 4 नंबर में नेपाल हुआ और 5वें नंबर में होता है म्यांमार।
5वां नंबर में होगा म्यांमार, ठीक है। और इसके बाद आता है भूटान, और इसके बाद आता है अफगानिस्तान, है ना। यानी भारत की स्थलीय सीमा से कितने देश लगे हुए हैं? वह 7 देश, पाकिस्तान, बांग्लादेश, चीन, नेपाल, म्यांमार, भूटान और अफगानिस्तान। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, व्हेन इज फ्लैग डे सेलिब्रेशन इन इंडिया? भारत में झंडा दिवस कब मनाया जाता है ना। तो भारत में झंडा दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए है हमारा 3 दिसंबर, बी है 7 दिसंबर, सी है 11 दिसंबर और डी है 17 दिसंबर। तो इनमें से ऑप्शन जो होगा वो हमारा सही कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर बी, यानी 7 दिसंबर, ठीक है। 7 दिसंबर को झंडा दिवस मनाया जाता है भारत में। भारत में झंडा दिवस कब मनाया जाता है? 7 दिसंबर, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला है, व्हेन इज द नेशनल वोटर डे सेलिब्रेटेड? यानी राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन है हमारा ए 17 दिसंबर, बी है 17 मार्च, सी है 21 जून और डी है 25 जनवरी। इनमें से ऑप्शन नंबर जो होगा वो हमारा डी होगा, है ना। यानी 25 जनवरी को ही क्या होता है? मतदाता दिवस मनाया जाता है भारत में, राष्ट्रीय मतदाता दिवस। तो चलते हैं, यहां तक अगर कोई दिक्कत होगा तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, व्हाट आर द मेन कलर ऑफ फोटोग्राफी? यानी फोटोग्राफी में मुख्य रंग कौन कौन से होते हैं, ठीक है। फोटोग्राफी में मुख्य रूप से कौन कौन से रंग होते हैं? ऑप्शन है ए हमारा रेड, ब्लू, येलो, ऑप्शन नंबर बी रेड, येलो, ग्रीन और सी है रेड, ब्लू, ग्रीन और डी है ब्लू, येलो, ग्रीन। अब बताइए इन फोटोग्राफी में मुख्य रूप से कौन सा रंग का प्रयोग किया जाता है ना। इसमें से ऑप्शन नंबर सही होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन सही होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी लाल, नीला, हरा, रेड, ब्लू और ग्रीन जो होगा इसका सही आंसर होगा। फोटोग्राफी में मुख्य रूप से 3 रंग पाए जाते हैं, रेड, ब्लू और ग्रीन, यानी लाल, हरा, नीला। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इन यूज इन रेफ्रिजरेशन? यानी निम्नलिखित में से किसका प्रयोग प्रशीतन में किया जाता है, ठीक है। तो प्रशीतन में ये क्वेश्चन आंसर आप जानते होंगे, आप कमेंट में बताइएगा इसका आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 21 क्वेश्चन कि स्वतंत्र भारत के लिए व्यक्तिगत रूप से पहला ओलंपिक पदक किसने जीता ना। स्वतंत्र भारत के लिए व्यक्तिगत रूप से पहला ओलंपिक पदक किसने जीता? तो पहला है ऑप्शन ए ध्यानचंद, बी है केडी यादव, सी है मिल्खा सिंह और डी है हरिश्चंद्र बिजधार, है ना। इनमें से कौन सा आंसर सही होगा? इनमें से आंसर जो होगा सही हमारा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, यानी केडी यादव। केडी यादव थे। इनको किस लिए दिया गया था? इनको दिया गया था रेसलिंग में, है ना। और कब दिया गया था? 1952। 1952 में इनको रेसलिंग में दिया गया था, ठीक है। ओलंपिक, समर ओलंपिक में, समर ओलंपिक, है ना। पहले ओलंपिक पदक जीता था केडी यादव ने 1952 में, ठीक। और भी रेसलिंग समर ओलंपिक में। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगेंस्ट वोम डिड सचिन तेंदुलकर हिट हिज 100 सेंचुरी? यानी सचिन तेंदुलकर ने अपना 100वां शतक किसके खिलाफ लगाया था? ऑप्शन ए हमारा ए बांग्लादेश, बी है श्रीलंका और सी है ऑस्ट्रेलिया और डी है पाकिस्तान, ठीक है। तो अब बताइए इसका आंसर क्या होगा?
इसका आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी बांग्लादेश। सचिन तेंदुलकर ने अपना 100वां शतक किसके खिलाफ लगाया था? बांग्लादेश के खिलाफ। और कब हुआ था ये मैच? ये मैच जो हुआ था 2012 में हुआ था, है ना। और यह मैच जो था इंडिया 5 विकेटों से जीती थी, 5 विकेटों से जीती थी। ठीक है, तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यहां से आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है हमारा, जीवाणु को नष्ट करने के लिए निम्नलिखित में से किस गैस का प्रयोग किया जाता है? ठीक है, जीवाणुओं को नष्ट करने के लिए हम किस गैस का प्रयोग करते हैं? ऑप्शन नंबर ए क्लोरीन, बी है ऑक्सीजन, सी है हाइड्रोजन और डी है नियोन। तो आप बताइए इनमें से जीवाणु नाशक जो गैस है वो कौन सा है? किस गैस के प्रयोग से हम जीवाणुओं का नाश कर सकते हैं? इसका जो सही आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, यानी क्लोरीन। ठीक है, क्लोरीन के उपयोग से हम क्या करते हैं? जीवाणुओं को नष्ट करते हैं। ठीक है, जीवाणुओं को नष्ट करने के लिए क्लोरीन का प्रयोग किया जाता है। तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, हरे फलों को पकाने के लिए, यानी हरे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए हम किस गैस का प्रयोग करते हैं? हरे हरे फलों को कृत्रिम ढंग से पकाने के लिए हम एथिलीन, यानी ऑप्शन नंबर ए, एथिलीन गैस का प्रयोग करते हैं। ठीक है, एथिलीन गैस का प्रयोग करते हैं, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, आधुनिक मनुष्य के हाल का पूर्वज किसे कहा जाता है ना? आधुनिक मनुष्य के हाल का पूर्वज किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए जावा मानव, बी है क्रो मैग्नन मानव और सी है निएंडरथल मानव और डी है पेकिंग मानव, है ना। इसमें से जो आंसर सही होगा वो हमारा ऑप्शन नंबर बी, यानी क्रो मैग्नन। क्रो मैग्नन जो मनुष्य है, क्रो मैग्नन जो मनुष्य है, इसको हम आधुनिक मानव का पूर्वज कहते हैं। ठीक है, आधुनिक मानव का पूर्वज कहा जाता है। ठीक है, तो इसके बाद हम कल आपके लिए मॉक टेस्ट 2 लेकर के आएंगे। आज बस इतना ही।